This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, मार्केट की क्या सूरत हाल है, मनी मार्केट की क्या सूरत हाल है, इकनॉमिकली मार्केट कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन पे जा रही है, सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, इस पर बात करते हैं, इस पर तज्जिया लेते हैं। लेकिन आज की बात करूँगा, आज सुबह से जो मार्केट को हमने देखा तो माशाल्लाह आज मार्केट के में हमने कोई मनफी पॉइंट्स नहीं देखे। और अगर मैं सुबह की बात करूँ तो हमने देखा कि 195 का पॉइंट्स का इजाफा हुआ और फिर जो क्लोजिंग आई सुबह के वक्त वो आई 9:09 बजे के करीब 39,701। ये बहुत अच्छी क्लोजिंग हमें मिल गई बिकॉज पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से मार्केट पीछे हुई थी और 40,000 का एक लेवल देने के बाद तो ये कहा जा रहा था कि करेक्शन ड्यू है। और अब देखने में ये आया है कि उन करेक्शन पे वर्किंग हुई है, उनको देखा गया है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राउंड रियलिटी पे उतर कर भी, और अभी भी जिस तरीके से मार्केट को मॉनिटर कर रहे हैं तो आज हमने बाइंग एंड सेलिंग का बहुत अच्छा प्रोसेस देखा और नेगेटिव इन्वायरमेंट हमने जो है वो फ्लोर पे नहीं देखा, जिसकी वजह बनी तमाम तर जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव में रहे। ग्रेजुअली दिन गुजरता गया और हमने देखा कि 12 बजे के करीब फिर जो है वो 300 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि क्योंकि जिस तरीके से जो पिछला हफ्ता गुजरा, उसकी जो थर्सडे और फ्राइडे गुजरा और ये पिछले 2 दिन जो गुजरे, 2-3 दिन गुजरे, तो मार्केट खासा मिला जुला रुझान रहा, नेगेटिव भी रही, पॉजिटिव भी रही, लेकिन इट वाज नॉट डैट के मार्केट जो है वो बियरिश हो रही है, ये स्टेबल था, बस करेक्शन ड्यू थी ये कहा जा रहा था। तो 39,825 को उस वक्त रकम हुई ये क्लोजिंग, और फिर जो क्लोजिंग आई उसमें हमने देखा कि 355 के वक्त मार्केट क्लोज हुई, जिसमें 39,086 का हमें KSE 100 का मिला। 100 इंडेक्स की मैं बात करूं तो आज आपको जो क्लोजिंग है ओवरऑल मैंने ग्राफ के मुताबिक तो आपको बता दिया, लेकिन जो क्लोजिंग आई KSE 100 इंडेक्स की वो आई 39,792, जिसमें हमने देखा कि 285 का इजाफा हुआ और एक हाई लेवल बना मार्केट का, जो हाई लेवल बना वो बना 39,867। लो लेवल पे मार्केट को हमने देखा कि 39,506 रहा और पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया कि 285 का हमने चेंज देखा। नाउ लेट्स मूव फॉर KSE 30 इंडेक्स की मैं बात करूं तो KSE 30 इंडेक्स हमने देखा जो क्लोज हुआ वो 22,705 पे क्लोज रहा। हाई लेवल बना 22,753, लो लेवल बना 22,536 और इसमें हमने देखा कि 155 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। ऑल शेयर्स इंडेक्स की मैं बात करूं तो ऑल शेयर इंडेक्स जो हमने देखा 26,653.80 और हाई लेवल आया उसमें 26,703.57, लो लेवल आया 26,539.12 और उसमें भी हमने चेंज देखा, पॉजिटिव देखा, और डेट इज़ 114.68। ये तो बात हो गई KSE 100 की, KSE 30 की, ऑल शेयर इंडेक्स की बात हो गई। अब बात करेंगे हम वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की। तो वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की बात करते हैं तो KSE 30 इंडेक्स वॉल्यूम मिलियन शेयर्स रहा, उसमें 79.17 मिलियन शेयर्स और KSE 100 119.77। ऑल शेयर्स जो रहा वो 297.51 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स था। कंपनीज़ की अब बात करते हैं। ये तो सारी बात हमने कर ली आपसे KSE 100 की, KSE 30 की, ऑल शेयर इंडेक्स की, इनके वॉल्यूम्स की बात कर ली। तो अब कंपनीज़ की बात करेंगे तो जो ओवरऑल कंपनीज़ हमने ऑब्जर्व करी दैट इज़ 392 companies and there is this advance or increase in 265 companies and there is decline or decrease in 109 companies but there is no change in 18 companies, they are still neutral। तो ये तो कंपनीज़ की ये सारी मैंने आपको बता दी है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आज आपने कंपनीज़ को फ्लक्चुएट होते हुए देखा, इनको परफॉर्म करते हुए देखा, इन तमाम तर सूरत हाल को आपने देखा कि इन कंपनीज़ ने आज ये सारी चीज़ें दी हैं जिसका एक अफेक्ट आया सेक्टर्स के पे आया और वॉल्यूम पे भी आया। अब चलें वॉल्यूम की बात करते हैं, अब कंपनीज़ के वॉल्यूम की बात करते हैं। तो कंपनी के वॉल्यूम की बात करूँ तो के इलेक्ट्रिक को आपने देखा कि मुसलसल 2 रोज़ से के इलेक्ट्रिक जो है वो सर फहरिस्त है अपने वॉल्यूम के हिसाब से
और के इलेक्ट्रिक के हवाले से तो बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, बिकॉज जिस तरीके से उस पर बिज़नेस के हवाले से दूसरे ममालिक से, खुसूसन चाइना की मैं बात करूँ, तो ये इस पर भी आज प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। बहरहाल मैं इसका आपको वॉल्यूम बताऊँ, के इलेक्ट्रिक का 25.52 मिलियन शेयर्स है, और दीवान सिमेंट को भी आपने मॉनिटर किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, वो भी वॉल्यूम के हिसाब से खासा बेहतर है और टॉप वॉल्यूम लीडर्स की सर फहरिस्त में रहता है, आ रहा है पिछले एक महीने से। उसका वॉल्यूम है 18.33 मिलियन शेयर्स, सुई नॉर्दर्न गैस 13.40 मिलियन शेयर्स, NIB बैंक लिमिटेड 10.87 मिलियन शेयर्स, दीवान मोटर्स 10.46 मिलियन शेयर्स। ये तो वो बात हो गई सारी उन कंपनीज़ की जिनका आज टॉप वॉल्यूम लीडर्स के हिसाब से जो बेस्ट रही। अब बात करेंगे उन कंपनीज़ के प्रॉफिट की, उनके शेयर प्रॉफिट की, कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं आज उनका शेयर प्राइस इंक्रीज़ रहा, प्रॉफिट में रहा, फ़ायदे में रहा। तो आइलैंड टेक्सटाइल, उसमें आपने देखा कि 54.27 का रुपए का इजाफा हुआ, म्यूरी ब्रीवरी में 47.54, शीजान इंटर में 22.15, पार्क सर्विसेज में 22 रुपीज़ का, और खैबर टोबाको में 19.99, ऑलमोस्ट 20 रुपये का हमने इजाफा देखा। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि कोई नए नाम नज़र नहीं आए। आइलैंड टेक्सटाइल पहले आपने देखा कि आज की अगर मैं बात करूं तो टॉप गेनर्स में आइलैंड टेक्सटाइल जो है वो काफ़ी दौड़ में आगे रहा, और टेक्सटाइल का कंपनी है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और मुसलसल मैंने 3 दिन प्रोग्राम में टेक्सटाइल को डिस्कस किया है, क्योंकि बिकॉज एक टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर है जिसको आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज है, ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, और मुसलसल हमारे एनालिस्ट इस पर बात कर रहे थे, सोल्यूशंस दे रहे थे, और सोल्यूशंस में भी प्रोग्राम में आपके सामने रख रहा था ताकि सुनने वाले हैं, सेक्टर्स के लोग हैं, कंपनीज़ के लोग हैं, इस पर नज़रसानी करें। तो एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, हमने आइलैंड टेक्सटाइल का प्रॉफिट शेयर आज इंक्रीज़ में देखा, ना सिर्फ इंक्रीज़ में देखा बल्कि टॉप गेनर्स की नंबर 1 पे उसको पोजीशन पर देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप लूजर्स। तो टॉप लूजर्स में हमारे पास सबसे पहले फिलिप मॉरिस है, जिसमें आपने देखा कि 78.87 के शेयर प्राइस में कमी आई। इंडस मोटर कंपनी 25.60, फिरोज 1888 में 13.04, पार्क सुजुकी 10.94, पार्क टोबाको 9.50। ये सारी वो कंपनीज हो गए जिनके आज शेयर प्राइस लॉस में रहे। ये तमाम तर सूरत हाल कंपनीज़ की रही। आज बड़े डिफरेंट फिगर्स हमें मिले, बड़े डिफरेंट कंपनीज़ के नाम मिले, तो इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है, और फ़ाहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। आदम सिक्योरिटीज़ से सर का ताल्लुक़ है और रिसर्च एनालिस्ट हैं। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। तमाम तर सूरत हाल मैंने आज आपके सामने रखी, टेक्सटाइल के हवाले से मैंने आपसे बात करी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आज हमने जो पॉइंट्स देखे बहुत पॉजिटिव देखे, कल की निस्बत, परसों की निस्बत, पिछले हफ्ते की निस्बत। तो करेक्शन की बात भी आपने एक दफ़ा कॉल पे भी की थी, हमारे एनालिस्ट ने भी की थी। अब बताइए कि कितना काम हुआ और क्या वजूहात थी? देखें, लास्ट टाइम भी जब हमने डिस्कस किया था तो उस वक्त मेरे ख्याल में मार्केट 40 प्लस पे थी, और वहाँ से तकरीबन लगभग कोई 900 से 1000 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए, जो कि ड्यू था। टेक्निकली अगर हम देखें ना तो मार्केट उस वक्त ओवरबॉट कंडीशन में थी और प्रॉफिट टेकिंग लाजमी थी, लेकिन जो टेक्निकल्स को मार्केट ने बहुत रिस्पेक्ट किया है। जो टेक्निकली जो इस वक्त चैनल है KSE 100 इंडेक्स का स्पेशली, तो वो इस वक्त बुलिश चैनल में है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वही हुआ। 39,300 पे मेजर सपोर्ट था, चैनल सपोर्ट, और उसी को मार्केट ने टेस्ट किया, और उसके बाद हमने दोबारा से देखा मार्केट में वही बुलिश रैली जो है बनती हुई नज़र आई है। बेसिकली लॉन्गर रन में जो बुल रन है मार्केट का वो इंटैक्ट है, उसमें करेक्शन के बाद दोबारा से उसको रिज्यूम किया मार्केट ने। जो पॉइंट्स जो आपने कहे तो बेसिकली देखें मेजर चीज़ तो वही है कि जो पाकिस्तान में जो मेजर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है CPEC है, देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, उनको सही किया जा रहा है। ऐसे कोई अनसर्टेनिटी जो पहले हमें नज़र आती थी वो नहीं है। तो इसीलिए जो ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स बल्कि फॉरेनर्स का जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। वो कई फॉरेनर्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट को एज़ कम्पेयर टू अदर रीजनल मार्केट्स, क्योंकि इस वक्त भी अगर हम मार्केट को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे है। मार्केट डिस्काउंट पर है, बड़ी अच्छी बात आपने बोली। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूंगा, जो खबरें भी गर्दिश करी कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम के हिसाब से बेस्ट है, आज हमने ये बात भी करी। क्या लगता है आपको कि के इलेक्ट्रिक पर चाइना के साथ आगे आप ट्रेड देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस है, वॉल्यूम्स बताते हैं, जिस हिसाब से वॉल्यूम्स में काम हो रहा है के इलेक्ट्रिक में, तो
कभी इम्कान है, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ना सूनर हम जो है इस तरह की कोई चीज़ डेवलपमेंट होते हुए देखें। और क्योंकि जो बेसिकली जो मेजर स्टेक होल्डर है के इलेक्ट्रिक में अब्राज ग्रुप जिनकी मेजर होल्डिंग है, वो मेरे ख्याल में है इंटरेस्टेड डिस्पोज ऑफ करने में, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है इसमें। मुझे लगता है कि हो जाएगा। अभी तक जो मार्केट के हवाले से जो सोर्सेस से हमें जो चीज़ें आ रही हैं के इलेक्ट्रिक में, तो 2 कंपनीज तो हैं चाइनीज़। एक तो जिसका आज मेरे ख्याल में लोकल न्यूज़पेपर में भी कोट किया गया सिल्क रूट के हवाले से, और इससे पहले भी 2-3 दिन मेरे ख्याल में पहले भी एक कंपनी आई थी, बाकायदा उन्होंने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग में ये बताया है, लेकिन उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हम इनिशियल स्टेजेस पे है अभी, यानी इवन उसकी ड्यू डिलिजेंस भी स्टार्ट नहीं हुई, जस्ट एक इनिशिएट किया उन्होंने, बातचीत हुई है। लेकिन यह है कि इंटरेस्ट तो नज़र आ रहा है और वॉल्यूम्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि मे बी कोई डील हो जाए इस तरह की। सही। अच्छा, मुझे बताइए कि पाकिस्तान प्रिपेयर इट्स सेकंड LNG इंपोर्ट टर्मिनल, LNG के हवाले से आप क्या देखते हैं? देखें, LNG में गवर्नमेंट का बेसिकली अगर हम देखते हैं, जो गवर्नमेंट में जब PMLN आई तो मेजर जो उस वक्त यही कंसर्न यही थे, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के बल्कि लोगों के भी, कि पाकिस्तान में जिस तरीके से एनर्जी का इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो एक जल्दी वाला जो काम है वो यही हो सकता था कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि फ़ौरन ही जो है लॉन्ग टर्म में प्लांट लगें ये वो। फ़िलहाल कई प्लांट ऐसे थे जो अंडर अपनी कैपेसिटी पे चल रहे थे, और इशू ये था कि गैस नहीं थी, फर्नेस ऑयल के इश्यूज़ थे, उस वक्त काफ़ी जो है एक्सपेंसिव था, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन यह है कि अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने थे, तो उस वजह से जो है, और टेक्सटाइल की जिस तरह से आपने बात की उनका भी यही इशू था, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस को जो है ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने LNG पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और इसीलिए हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई LNG से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर अपनी ही एक कंपनी मेरे ख्याल में जो है बनाई है। टेक्सटाइल की आपने बात करी, आज हमने देखा कि एक कंपनी माशाल्लाह टेक्सटाइल बड़े अरसे बाद उसके कंपनी के शेयर प्राइस में इजाफा हुआ, एक बात ये। दूसरी बात ये, अभी 2 या 3 दिन पहले SECP ने एक लेटर जारी किए थे उन कंपनीज़ को जो टेक्सटाइल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, वो कंपनीज़ जो बिल्कुल ही डीएक्टिवेट हो गई हैं, जो प्रोसेस नहीं कर पा रही, इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग लेटर, इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन लेटर, वॉट एवर वी वांट टू से, उनको एक कहा गया था। तो आप उसको भी देखते हैं कि एक उसका भी रोल हो सकता है, बिकॉज टेक्सटाइल लिस्टेड तो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट से वो ज़्यादा कमा रहे थे, लेकिन जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 4% एक्सपोर्ट डाउन गई है। आप क्या समझते हैं मज़ीद क्या बेहतरी हो सकती है टेक्सटाइल सेक्टर में? देखें, मेजर इश्यूज़ हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, किसी हद तक एनर्जी के इश्यूज़ थे, क्योंकि कई कंपनीज़ ऐसी थी कि जिनको ऑर्डर्स मिलते थे लेकिन वो ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस फुलफिल नहीं कर पाते थे, एक इमेज भी ख़राब होती है। तो और हमारे कंपेटिटर्स भी बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश आपके सामने ज़्यादा क्वालिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइसेस भी उनकी कम है। और हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं अपने रीजनल कंट्रीज़ के साथ, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है अभी भी। दो कि गवर्नमेंट जो है कहती है कि नहीं काफ़ी जो है इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी चीप है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी भी ज़्यादा है। और दूसरा ये कि ग्लोबल इकॉनमीज़ में भी आप देख रहे हैं कि इकॉनमीज़ जो है मेल्ट डाउन हो रही हैं कई कंट्रीज़ में, जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट जाती है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर को कई फ्रंट्स पे जो है ना इश्यूज़ का सामना है, ना सिर्फ इंटरनेशनल वर्ल्ड पे बल्कि लोकली भी है। और दूसरा रिसेंटली असल में जो अभी जो रैली हम नज़र आ रही है हमें, वो इश्यूज़ ये है, उसका जो मेजर जो है वो गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टारगेट था कि हम वो GSP प्लस स्टेटस मिलने के बाद बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ले आएंगे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसके बावजूद स्टेबल भी नहीं रख पाए, हमने डिक्लाइन देख रहे हैं, हम कंसिस्टेंट डिक्लाइन है एक्सपोर्ट में। उसकी वजह यही है कि कई कंपनीज़ के इशूज़ हैं, वो अपना डे टू डे बिजनेस जो है उसको नहीं कर पा रहे, कई काफ़ी पैसा फंसा हुआ है। सर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट भी तो नहीं आ रही। अगर एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करूं, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वहाँ है, ठीक है, वहाँ पर वो फार्मर्स को जो है वो कर्जे भी दे रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, ठीक है। और टेक्सटाइल से सर कॉटन भी, कॉमोडिटी की बात करूँ तो कॉटन भी जो है वो शफल होता है। तो ये सारी तरह चीज़ें गवर्नमेंट की उस पर कोई खातिर ऐसी कोई कह लें कि परफॉर्मेंस भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों, क्या वजह है, क्यों गवर्नमेंट टेक्सटाइल पर इतनी तवज्जो नहीं दे रही है? अगर गवर्नमेंट कोई इकदाम करेगी, क्या ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल सेक्टर इस पे काम ना करे? और गवर्नमेंट की सतह पर अगर स्टेटमेंट आएगी तो इस पे काम जारी हो भी सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन देखें, पहले हो सकता है कि शुरू में हमने देखा कि बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था टेक्सटाइल सेक्टर को, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस था, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अब ले रही है स्टेप्स। रिसेंटली जिस तरीके से
उन्होंने जो रिफंड्स का जो उन्होंने कहा FBR को डायरेक्ट किया कि आप जो है जल्द अज जल्द जो है रिफंड्स वगैरह क्लियर करें, जितने भी पैसा जो स्टकअप हुआ है FBR के पास टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि ये भी बड़ा इशू है। अगर पैसा फंस जाता है तो उनके लिए ऑलरेडी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हम देखते हैं तो काफ़ी लेवरेज पे है और डे टू डे बिजनेस करने के लिए उनके पास एक कैश फ्लो होना चाहिए, और काफ़ी इनका पैसा जब स्टकअप हो जाता है FBR के पास, जिसका कोई रीज़न नहीं है रखने का, कोई जवाब नहीं है, तो वो फिर उनके लिए और भी इश्यूज़ आ जाते हैं। यानी ऑलरेडी एक इश्यूज़ हैं प्लस एक लोकल एक और इशू जिसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा है गवर्नमेंट को एहसास हुआ है, गवर्नमेंट ने उस पर स्टेप्स लिए हैं और डायरेक्टली उन्होंने FBR को कहा है कि जो फंड्स हैं जो FBR के पास है उनको रिलीज़ किए जाए। असल में गवर्नमेंट को भी जो है ना, गवर्नमेंट की भी बेसिकली मजबूरी है, क्योंकि देखें IMF से प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन ख़त्म है और बार बार इंटरनेशनल एजेंसीज़ के पास जाके हम बार बार बोरोइंग भी नहीं कर सकते। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट है, ना सिर्फ इंटरनेशनल, लोकल बैंक से हमारा बहुत ज़्यादा डेट लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो पेमेंट तो करनी है, बिल्कुल करनी है। आइंदा आने वाले सालों में डेट मेच्योर होगा तो उस पर हम देखेंगे जब डेट्स की पेमेंट होगी तो हमारे रुपये अंडर प्रेशर आ सकते हैं। तो इसको भी फैसिलिटेट करने के लिए रिजर्व्स को जो इंटैक्ट करना है डॉलर्स में, तो उसके लिए हमारी एक्सपोर्ट का आना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये एक फ़ायदा है पाकिस्तान को कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज़्यादा चाहिए ऑयल की प्राइसेस को लेके उतना उठाया नहीं उठाया बिल्कुल, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल गया एक फिगर्स दिखाने के लिए, लेकिन जो इसका हम बेनिफिट ले सकते थे वो हमने नहीं लिया। लेकिन इसको बस एक क्वेश्चन के तौर पर शायद गवर्नमेंट ने यूज़ किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है स्टेबिलिटी हमने देखी है। लेकिन यहाँ से अगर हम विल्फर्स ऑयल में एक अभी OPEC की मीटिंग भी है 26-27 को मेरे ख्याल में कमिंग मंथ में है, अगर वहाँ से कोई डील हो जाती है और यहाँ से ऑयल हम दोबारा से उसको पुराने वाले लेवल्स पे देखते हैं, 100 पे नहीं भी देखते, इवन 70-80 पे देखते हैं, तो हमारा जो है इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाएगा। तो ₹4.35 पर लीटर जो है ऑयल के पैसे गिरने के चांसेस हैं। आज अखबार में भी आया, सितंबर से ये और जो है एक बड़ी खबर है, खुशखबरी होगी, क्योंकि सर ₹4 अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अगस्त में कहा था, आपको याद होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने कहा था अगस्त में हम पैसे नहीं बढ़ा रहे बिकॉज ओगरा का प्रेशर भी था, नहीं बढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग ये अज्यूम कर रहे थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर मंथ का इस्तेमाल किया था, मंथ ऑफ अगस्त कहा था, अपनी वाज़ेह स्टेटमेंट में कहा था। तो पीपल आर वेरी सेंसिबल, दे थॉट कि अब शायद सितंबर में ये बम्बार्टमेंट होगी गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस बढ़ाने की। आज ये खबर आई है, हम अगस्त के एंड में हैं, कि अब ₹4 और पैसे कम हो जाएंगे पेट्रोल का। शेयर प्राइस कितना ज़्यादा मुतासिर होगा ऑयल सेक्टर का, आप क्या देखते हैं? मैं स्टॉक के हवाले से पहले बात करूंगा। देखें, इस पे अगर स्टॉक्स पे अगर हम देखते हैं कि ऑयल की प्राइसेस रिड्यूस अगर होती हैं तो OMCs को अगर हम देखते हैं उनका तो उनके मार्जिन फिक्स होते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। मे भी हो सकता है उनका नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाए, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है जनरेट करना शुरू करें, तो लेकिन हाँ जो ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ हैं, जो OGDC है, ये वो इनके लिए कि हो सकता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट जो वो सेल करेंगे उसकी अगर ये लोग प्राइस जो है रिड्यूस करते हैं ड्यू टू इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से, तो उनके लिए एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल वैसे भी अगर देखा जाए तो जो जितनी भी ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ हैं, OGDC है, PPL है, POL है, और हमारी को थोड़ा क्वेश्चन मिल जाता है कि उसका गैस का थोड़ा ज़्यादा वो रेवेन्यूज़ में है, बाकी जो OGDC है उनमें ऑयल का ज़्यादा है रेवेन्यूज़ में जो परसेंटेज है, तो इसीलिए उन पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है। जो ऑयल को जब हमने इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल को 26 या 7 पे अराउंड देखा था, तब हमने OGDC को 100 से नीचे ट्रेड होता हुआ देखा था, 95 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 95 से ये तकरीबन 60-70 तक का जो सफ़र किया है OGDC ने, वो ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने की वजह से ही किया। OGDC का रिजल्ट भी आया, वो भी अनाउंस करना है, ठीक है। आपने कहा कि प्राइस कम होंगे तो ये बेहतर होगा आगे, OMCs के लिए बेहतर है, और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए मुझे लगता है बहुत दूसरे सेक्टर्स के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि सर ऑयल का प्राइस, ऑयल सेक्टर ऐसा है, अगर इसका प्राइस बढ़ता भी है तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी मुतासर होती है, दूसरी चीज़ें कॉमोडिटीज़ हो गई, प्रोडक्ट हो गई, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उधर से फिर रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। तो कम होने से तो बेहतरी बहुत होगी, लेकिन फ़ायदा हम लोग इतना उठाते नहीं हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि PSO सीक्स टू बिल्ड स्टोरेज कनेक्ट पोर्ट विया पाइपलाइन, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ, ये बिल्कुल ये न्यूज़ है इसकी, ये असल में कई कंपनीज़ का है, कोर का भी है। कुछ अर्सा पहले मेरे ख्याल में हैस्कोल की भी इसी तरह की उन्होंने भी अनाउंस किया था कि ये लोग असल में डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे जैसे लेवल ऑफ जो इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रहा है, उससे इनकम भी बेहतर हो रही है। कंपनीज़
जो है ग्रोथ की तरफ जा रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कई कंपनीज़ ने इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर लिए हैं। पीएसओ ने थोड़ा डिले किया आई गेस मेरे ख्याल में, लेकिन इसके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है एक्सपेंशन अनाउंस किया। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है मैं समझता हूँ कि पीएसओ के लिए लॉन्गर रन में। तो पीएसओ का फिर इसका मतलब शेयर भी बहुत ज़्यादा, जी बिल्कुल, इस पे जिस हिसाब से सर माशाल्लाह पीएसओ आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। बिल्कुल, अभी भी मैं समझता हूँ डिस्काउंट पे है। एक तो गवर्नमेंट एंटिटी है, वो एक जो रिस्क होता है प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, वो इसमें मेरे ख्याल में वो भी नहीं है। अर्निंग्स भी स्टेबल है, प्लस ये कि वो रिसीवेबल्स का एक चक्कर होता है, तो वो तो मेरे ख्याल में और कंपनीज़ के साथ भी है, जो पैसा फंस जाता है, सर्कुलर डेट जिसको हम कहते हैं, तो वो एक इशू है। उसके अलावा मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं है पीएसओ के साथ, अभी भी बाय है मेरे हिसाब से। ठीक है फाज साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, दोबारा जो है आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर आने के बाद आपको बताएं कि कुछ कंपनीज का रिजल्ट आया, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट की मैं अनाउंसमेंट कर दूं। हबको प्रॉफिट ने जो स्टडी एट ₹12.50 बिलियन इन ईयर 2016। हब पावर कंपनी प्रॉफिट रिमेन स्टडी एट ₹12.50 बिलियन इन द फिजिकल ईयर एंडेड June 30 एज रिड्यूस फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इम्पैक्ट ऑफ लोअर रेवेन्यू। ये हबको की बात हो गई है और ये इन्होंने कहा कि द प्रॉफिट इम्प्रूव बाय 4% फ्रॉम 12 बिलियन अर्न इन दिस ईयर। तो इन्होंने 4% के हिसाब से जो है वो 12 बिलियन कमाए हैं सर। ये हबको का प्रॉफिट है। OGDC का मैं आपको बता दूं कि OGDC प्रॉफिट फॉल्स 31% रिमेन अबव मार्केट एक्सपेक्टेशन। जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उस हिसाब से ये इनका रिजल्ट नहीं है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC profit was down 31% in fiscal year ended June 30 due to sales की इन्होंने बात की है, lower other income and increase exploration expenditures की बात की है। एक्सपेंडिचर के हवाले से ये इन्होंने कहा है कि हमारा रिजल्ट पे अफेक्ट हुआ है। मजीद कह रहे हैं कि द कंपनी बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹59.97 बिलियन इन द ईयर अंडर रिव्यू कंपेयर टू ₹87.24 बिलियन इन द प्रीसाइडिंग ईयर। तो 2 ईयर्स को इन्होंने देखते हुए अपने ये रिजल्ट्स और अपनी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो हबको और OGDC का रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। सर सबसे पहले तो रिजल्ट्स पे आप तबसरा करें कि हबको का जो प्रॉफिट है उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि रुपीस इन्होंने जो है वो 12 बिलियन कमाया। अगर परसेंटेज की बात करें तो 4% इनका प्रॉफिट हुआ है। इसको कहाँ देखते हैं आप? एक्सपेक्टेड था आपको का यही, क्योंकि इनके अर्निंग्स में इतनी कोई ख़ास ग्रोथ नहीं होती। वही जो इनके कैपेसिटी है उसको तो उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, तो एक माइनर सा आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप उसमें दे सकते हैं, या रुपी का होता है क्योंकि इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो डॉलर टर्म्स में होते हैं, तो जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो इनमें जो जितनी भी पावर कंपनीज़ हैं, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ है, आपको है कक्को, तो इनमें एक स्टेबल सी एक ग्रोथ होती है, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अर्निंग्स अच्छी हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा डिविडेंड अच्छा दिया है। फुल ईयर में मेरे ख्याल में ₹11 का डिविडेंड इनका हो चुका है। बहुत अच्छा, तो मिलना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह है कि अगर यहाँ पे अगर कोई ये समझता है कि यहाँ पे इस पर पोजीशन लेनी चाहिए, तो मैं ये बता दूँ कि ये इस वक्त बिल्कुल फेयरली ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल जो इसकी फेयर वैल्यू बनती है, हबको की बात कर रहा हूँ, जो इसकी फेयर वैल्यू बनती है जस्टिफाइड PE मल्टीपल के हिसाब से, तो उसके आसपास ही है। तो यहाँ पे होल्ड तो किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री थोड़ा सही। OGDC की बात करेंगे, जो OGDC का रिजल्ट आया, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट फॉल 31% रिमेन अबव मार्केट एक्सपेक्टेशन। जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उसके मुताबिक प्रॉफिट फॉल हुआ 31%। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें बिल्कुल सही कहा। OGDC में जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि रिज़ल्ट जो है वो बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, कंसेंसस जो था मार्केट में अर्निंग्स के हिसाब से, उसको आउट परफॉर्म किया। ऑल्दो के ओवरऑल तो डिक्लाइन ही अर्निंग में एक्सपेक्टेड था। ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस को जो बीट किया है उसको मैं यही समझता हूँ कि ये जो ऑयल की प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर आई हैं। अगर मैं रिसेंटली इस क्वार्टर में ही देखूँ तो मेरे ख्याल में ऑन एवरेज 40 प्लस में ही रही हैं ऑयल की प्राइसेस। तो उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है, बिकॉज इंटरनेशनली ऑयल नीचे आया है, ये एक वजह ये हो सकती है। बिल्कुल ये वजह समझते हैं नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस जो ऊपर आई हैं ना, तो उसकी वजह से इनकी अर्निंग में थोड़ा सा एक बेहतर हुई है। ऑल्दो के 31% मेरे हाल में डिक्लाइन है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस के कंपनी का बता भी रहे हैं, द कंपनी शेयर प्राइस इंक्रीज बाय ₹1.66 एंड क्लोज एट ₹141.83 विद टर्नओवर ऑफ 8 मिलियन
81,000 शेयर। अभी जो मेरे ख्याल में ऑयल सेक्टर में जो बेट्स चल रही हैं, जो बाइंग है, वो मेरे ख्याल में वो ओपेक की मीटिंग को हवाले से रखते हुए बाइंग है, ऐसे वरना और कोई मैं तो नहीं समझता कि इतना ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है इसमें। ना ऑयल की प्राइसेस कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन है, होप्स हैं। एक चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे, ऑयल जो ट्रेडिंग ऑयल के हिसाब से हो रही है, जो ऑयल सेक्टर है, इस पे गेमलिंग होती है, इंटरनेशनली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अभी भी वही है, ये बेट्स चल रही हैं इसी को देखते हुए कि ओपेक में जो मीटिंग होगी 26 और 27 सितंबर में है, तो उसमें ये जो न्यूज़ आ रही है, जिस तरह आज भी इस तरह कल भी न्यूज़ थी कि ईरान जो है वो एग्री कर रहा है सप्लाई फ्रीज पे, ये वो, तो भी इसी तरह की न्यूज़ चलती रहेंगी और इस तरीके से जो है कर भी चुका है। हमारे यहाँ से फ्रेमवर्क भी और हमारे यहाँ से सारा जो है वो पेपर वर्क, उसको एक ऐसा ड्राफ्ट बनाकर उसको सेंड भी कर दिया है, वहाँ आपकी गवर्नमेंट ने उसको देखा भी है, पढ़ा भी है, यहाँ से भेजा भी है, लेकिन यहाँ से उस पर जो है अब तक एक दफ़ा बात हुई थी जुलाई के एंड और अगस्त के स्टार्ट में, इम्प्लीमेंट कोई नहीं हुआ, दोबारा कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं की जा सकी। सीपैक पे इस वक्त ज़्यादा हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं। तो ईरान गैस पाइपलाइन का एक ये इशू अलग ही अगर पड़ा हुआ है, आपको याद होगा, और ये इस गवर्नमेंट का प्रोसेस नहीं है, ये पिछली गवर्नमेंट का है। उनके जिनका जो टेन्योर था आखिरी साल का, उस वक्त ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जरदारी साहब, उन्होंने ये इसको करवाया था, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो सका। क्या वजह समझते हैं? देखें, जो वैसे तो कोई वजह है नहीं, डोमेस्टिक की अगर हम देखते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सैंक्शंस वगैरह लगे, और हमने देखा है कि हमारी पॉलिसीज़ पे जो है यूएस का थोड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है। सीपैक में ठीक है कि हम जो है इग्नोर करते हैं उनकी डिक्टेशन को, लेकिन मेरे ख्याल में जो ईरान के साथ जो बिज़नेस है, जो ट्रेड है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी, तो उसमें मुझे लगता है कि शायद यही एक हर्डल है, वरना और कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि एनर्जी की नीड भी है और वो सस्ता हमें मिल रहा है। कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ से जो पाइपलाइन वगैरह बिछनी है वो ईरान की हद तक कंप्लीट है, सिर्फ हमने वहाँ से पाइपलाइन बिछानी है और उसके फ़ौरन जो है हमारे पास गैस आना शुरू हो जाएगा। तो कब तक हो जाएगा फासा भी? ये देखें, अभी तक तो इस पर कोई ऐसा स्टेप नहीं नज़र आया कि जो है गवर्नमेंट लेवल पे कोई मीटिंग हुई हो। बीच में मेरे ख्याल में होगा, ये क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि हो जाएगा, अगर यूएस का प्रेशर नहीं हुआ तो हो जाएगा। उसकी वजह यह कि एनर्जी की इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है करंटली, और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी फर्दर ग्रो करेगी, सीपैक जैसे ही मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएगा, डिमांड फर्दर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कुछ अर्सा पहले कुछ रिज़र्व्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आई थी, तो उस पर यही कहा गया था कि हमारे जो खासकर गैस के जो रिज़र्व्स हैं तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, तो उसके लिए फ़ौरन गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए थे। तभी उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है टापी और ये वो आईपी फिर वो बीच में वो फ्रीज़ हो गया, वो उसकी सैंक्शन लग गई। अभी क्योंकि सैंक्शन तो लिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन रिसेंटली मेरे हाल में कुछ अर्सा कबल ही इसी तरीके की कोई न्यूज़ आई थी कि शायद गवर्नमेंट जो है, जो क्योंकि प्राइसेस बहुत डाउन हुई हैं, जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर थी, और जो इनकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो प्राइस थी, जो जीपीए था, जो परचेज प्राइस एग्रीमेंट था उनका, तो वो जो मेरे हाल में उस वक्त की जो प्राइस थी वो ज़्यादा थी। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो है ईरान के जो अथॉरिटीज़ हैं इससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनको कॉन्टेक्ट किया था कि हम जो है प्राइस को है रीनेगोशिएट करें, जो करंट जो उसमें प्राइस जो है इस वक्त जो ऑयल की प्राइसेस है उसको इंकॉर्पोरेट करके दोबारा सेम प्राइस पे आएँ और उसके बाद हम फॉरवर्ड मूव करें। तो ये वो चीज़ें हैं, लेकिन मेरे हाल में ये है, पाइपलाइन में तो है, अब कब होता है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ये है बिल्कुल कंसिडरेशन में है। सही। ड्रग प्राइस के हवाले से डिस्कशन आपसे कर रहे हैं कि ड्रग प्राइस जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज जिस तरीके से जो है वो हर 2 हफ्ते बाद स्टेटमेंट आ रहा होता है, प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे एक असर पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक नुकसान भी है, बिकॉज दवाएं महंगी से महंगी होती जा रही हैं मार्केट में? देखें, कंज्यूमर्स के लिए तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह है कि जो आपने पॉइंट आउट किया कि कुछ अर्सा पहले, यानी इवन तो अब तो यही हफ्ते 2 हफ्ते में मेरे ख्याल में ऐसी ही कोई न्यूज़ आ जाती है कि बजट में भी पैसे बढ़ाए थे। बिल्कुल, अभी बजट जारी हुआ था जून में, तो उसमें भी पैसे बढ़े थे बिल्कुल, और दोबारा 70%। आपको याद होगा कि जुलाई के स्टार्ट में ही और जुलाई के मिड में हमने खबर देखी कि 70% बढ़ा दिए। फिर उसके कुछ अरसे के बाद ये भी देखा कि जो है इसमें मज़ीद मुसलसल इजाफा हुआ। कुछ कंपनीज थी उन्होंने 100% से अबव तजावुज़ मतलब कर दिए थे प्राइसेस, और वो मार्केट में फिर उस गवर्नमेंट ने भी देखा, गवर्नमेंट ने भी उस पर एक्शन लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर दोबारा हमने खबर देखी कि दोबारा पैसे बढ़ रहे हैं। देखें, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे हाल में दो से 3 दफ़ा तो हो चुका है, और अभी मेरे हाल में ये चौथी दफ़ा शायद होगा कि उन्होंने कहा है कि हम प्राइसेस जो है सर्टन ड्रग्स जो हैं उनके उसकी जो है रेस करना चाहते हैं। कंज्यूमर के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है,
लेकिन यह है कि शेयर प्राइस पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसका। शेयर प्राइस पे अब वही बात हो गई ना सर, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो शेयर प्राइस पे फ़र्क अच्छा आता है, लेकिन इनडायरेक्टली नुकसान होता है। ठीक है, कॉटन के हवाले से मैं बात करूँगा। कॉटन के प्राइसेस में हम दोबारा चेंज देख रहे हैं, मतलब हर हफ्ते चेंज, कभी माइनस कभी प्लस, कभी स्टेबल नहीं हो रही है कॉटन। फिर कॉटन से प्रॉब्लम ये आती है कि कमोडिटी है कॉटन, और वो जो है फार्मर्स का इशू आ जाता है, टेक्सटाइल का इशू ख़ास आ जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इस पे यह है कि क्योंकि फ्यूचर्स में उसमें ट्रेडिंग हो रही होती है कमोडिटीज़ की इसमें, और बीच में यह है कि टेक्सटाइल के हवाले से भी कभी कोई इस तरह की चीज़ हमें पॉजिटिव अगर कुछ आता है तो उसका हम इम्पेक्ट कमोडिटी मार्केट में भी देखते हैं। और ये मेरा में सीजनल भी इसका एक इम्पेक्ट होता है कि वेयर एंड टेयर हम इस जो है लास्ट जो क्वार्टर है ईयर एंड का, इसमें हम देखते हैं कि ये होता है। तो ऐसा जिसमें कोई है नहीं, ये डे टू डे मेरे ख्याल में ये फ्यूचर्स में ये चीज़ें कमोडिटी मार्केट में हमें आइंदा भी नज़र आएंगी इसमें। सही। फॉरेन अकाउंट्स की मैं बात करूं तो एक ख़बर ये भी है कि डॉलर 7.9 बिलियन मूव आउट ऑफ पाकिस्तान थ्रू फॉरेक्स अकाउंट। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो मेरे हाल में ये होता रहता है, कभी वो कोट हो जाती हैं चीज़ें, कभी नहीं भी होती, लेकिन यह है कि पैसा तो जा रहा है पाकिस्तान से। और लेकिन बीच में ये इस तरह की भी चीज़ आई थी कि कोई इलीगल तरीके से भी जा रहे हैं, लीगल, अब वो फिर वो तो बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फिर एक कॉज एक बना लेते हैं कि हम शायद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उस पर भी मैं ये बताना चाहूँगा इस पर भी लिमिट्स होती हैं। इवन किसी कंपनी को भी अगर बाहर एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए डॉलर हमें कॉन्फिडेंस में लेके भेजें, हाँ, इसका मतलब क्या है सर? बाकायदा नहीं, इसके लिए आपको स्टेट बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर आप एक सर्टन, मेरे हाल में मुझे एग्जैक्ट रेंज गवर्नमेंट कुछ तो नहीं चाह रही है, मतलब परमिशन के अलावा और कुछ और, हाँ, हिडन अगर कुछ हैं तो वो क्या कह सकते हैं। लेकिन यह है कि एक अगर आप बहुत ज़्यादा एक जो है डॉलर्स को जो है बाहर भेज रहे हैं, करेंसीज़ को, तो वो फिर आपको स्टेट बैंक से जो है परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो इलीगल कंसिडर किया जाता है और उस पर आपको सज़ा जो है हो सकती है। क्योंकि एक दो कंपनीज हैं जिन पे इस तरह के केसेस चल रहे हैं कि उन्होंने कोई 500 या कुछ इससे ज़्यादा मिलियन डॉलर्स बाहर भेजे और बाद में ये कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बाद में पता चला कि उन्होंने परमिशन ही नहीं ली थी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। सही। नहीं, परमिशन तो बनती है क्योंकि ये हर स्टेट का तरीक़ाकार होता है, मुल्क से पैसा आए पैसा जाए, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, इवन कि हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन और जो तरीक़ाकार है उससे उसके प्रोसेस से होते हुए जा रहे होते हैं। ये तो सर एक बात ये हो गई। अब मैं आपसे ये बात करूँगा कि अब क्या देखते हैं, आपने कहा करेक्शन भी हो गई मार्केट की, मैं फ्लोर की बात करूँगा, स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँगा। अब क्या लगता है आपको कि अब कोई वार्निंग है किसी किस्म की स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट पे? सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या देखते हैं आप? देखें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर हम पॉलिटिकली साइड पे देखते हैं, मेजर तो वही है, तलवार रहती है, लेकिन उस पर भी देखें ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं, उसके अलावा ऐसा इकोनॉमिकल बैरियर्स, ग्लोबल का देखें, ग्लोबल में ये कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमीज तो ठीक है, मेल्ट डाउन है, लेकिन ऐसे हम पे उस पर कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। टेक्सटाइल पे थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, कि अगर उनकी इकोनॉमीज़ जो है मेल्ट डाउन हो रही हैं तो वो एक डिमांड कम हो जाएगी, तो एक हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक टेक्सटाइल पे तो नहीं इकोनॉमी चलनी, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कि इकोनॉमी को एक बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से हमें आने वाले सालों में ग्रोथ हम देख सकते हैं। बाकी अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से देखते हैं तो यही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, यही चीज़ें प्राइस इन होंगी। हमारी इनकम जैसे जैसे बेहतर हो रही है, हमने देखा ऑटो की सेल्स बेहतर हुई हैं, हमने देखा कि सीमेंट के डिस्पैचेस बढ़े हैं, हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं। इवन इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है, उनके पास वो सेविंग्स के बावजूद उनके पास डिस्पोजल में इतना इनकम है कि वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, हाउसेस जो है खरीद सकते हैं ना। जो सेविंग्स थी वो विद होल्डिंग टैक्स से बचने के लिए लोगों ने बोला कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इस वक्त ये लॉ एंड ऑर्डर भी हमने देख लिया कराची का बेहतर हो गया है, तो अब रियल इस्टेट के हवाले से जो है वो उन्होंने शुरू कर दी। फिर गवर्नमेंट ने कि स्मार्टली अप्रोच की कि उन्होंने देखा कि इसमें भी जो है वो वाइट से ब्लैक मनी कैसे हो रही है, और जो जिस जगह की जितनी कीमत है रियल इस्टेट के जो मालिकान हैं, जो करते धरते हैं, जो उसको ओन कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, उन्होंने डबल ट्रिपल पैसा बनाना शुरू कर दिया। तो ये कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसमें भी जो उन्होंने शराइत लगा दी कि इस 1 साल के अंदर रहेंगे तो इसको इतना पार्टिकुलर आपको रेट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, लाइक अ टैक्स, 2 साल का इतना होगा, 3 साल का दौरानिया बढ़ा दिया। तो ये वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन भी आ गई है जो रियल इस्टेट वालों को पसंद नहीं आई। देखें, ये तो फिर वो कहा जाता है, यानी अगर मैं कोई एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट में हो रहा हूँ, यानी क्योंकि अब रियल एस्टेट में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, डबल डिजिट्स में ग्रोथ हुई है, ट्रिपल डिजिट्स में इवन ग्रोथ हुई है कई सिटीज़ में। तो मैं तो मैं तो नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कि गवर्नमेंट लेवल पे फिर उनकी एक डिफरेंट थिंकिंग होती है कि आपको कंज्यूमर्स को भी तो बचाना है ना। अगर इस तरीके के हर्डल्स नहीं लगाए जाएंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो प्राइस तो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो फिर वो हम स्टॉक मार्केट वाली चीज़ मुझे लगता है फिर हम रियल एस्टेट में भी एक गैम्बलिंग टैप ही नज़र आएगी। वो फिर आपको ऐसा प्राइसेस इतनी वो इवन बढ़ जाएंगी ऐसी जगहों की भी कि आम आदमी की पहुँच गवर्नमेंट कह रही है गैम्बलिंग से बचाने के लिए, तो हमने ये सिचुएशन रखी है सामने। हाँ, तो मैं तो फिर इसको जो है कम समझूँ कि सही स्टेप ही है। कम से कम थोड़ी इसकी वजह से प्राइसेस रिड्यूस हुई तो एक आम आदमी तो ख़रीद सकता है ना। तो एक कंज्यूमर एंड के लिए अगर मैं देखता हूँ तो बेहतर है। हाँ, लेकिन अगर मैं खुद बिल्डर हूँ, मैं रियल इस्टेट में हूँ, तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा, मैं तो ये बोलूँगा ना गवर्नमेंट जो है 0% टैक्स करे, ताकि मेरा प्रॉफिट जो है मैं किसी के साथ शेयर ना करूँ। तो ये एक अपना है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन गवर्नमेंट की थिंकिंग बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल 2-3 साल तो कुछ पूछा नहीं गया। तो हमने देखा कि मोर देन 100%, 200-300% इवन कई जगहों पे हमने रियल इस्टेट में ग्रोथ देखी है। तो उसको एक क्या कहना चाहिए कि कर्टेल भी तो करना चाहिए, उसको एक लिमिट्स भी तो लगानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो जाएं कि वो जो एक जो लोअर जो तबका है जिसको हम कह सकें, क्योंकि हमारे यहाँ सब ऐसे नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकें लग्जरी अपार्टमेंट्स ये वो। लेकिन होता क्या है कि जब लग्जरी अपार्टमेंट्स या ऐसे जो इलाके हैं उनकी प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो आपके दूसरे आसपास के इलाकों में भी प्राइस का इम्पैक्ट आता है। ठीक है कि उस जितना नहीं, लेकिन किसी हद तक तो इम्पैक्ट है उसका। तो इस चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि एक बेहतर स्टेप है। क्या सर गवर्नमेंट ने इस कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचा होगा, या फिर ये जो गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट जिसमें गवर्नमेंट खुद बराह रास्त इन्वॉल्व है उसके प्राइसेस को कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये एक ऐसा तासुर मार्केट में जारी करना कि रियल इस्टेट के जानिब से कि इनके प्राइसेस वहाँ कम किए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, वो गवर्नमेंट के पेश करदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाएगा। एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये भी हो सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो एक गवर्नमेंट हमेशा इन चीज़ों में होती है कि कहाँ से टैक्स जो है कलेक्ट किया जाए, कोई ऐसा सोर्स जहाँ से टैक्स को जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि वो टैक्स बेस तो बढ़ना नहीं है, वो तो सीधी सी बात है। हमारे यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट हर महीने नए नए तजावीज़ इकदाम कर रही है, नई नई चीज़ें देख रही है, मद्देनजर रखती है कि टैक्स कहाँ से निकाला जाए। बिल्कुल अभी 3 दिन पहले सर खबर थी कि सेल टैक्स में भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, मतलब सेल टैक्स को भी बढ़ाया जा रहा है मजीद। देखो बहुत नेगेटिव होगा ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फ्लेशन रेट कितना मुतासर होगा? देखें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो बास्केट जो होता है उस पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि लग्जरी पे अगर वो बढ़ गया तो वो बढ़ा, क्योंकि उसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन जो है हम देखेंगे नहीं। चीज़ें जो होती हैं लोअर जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, उनसे रिलेटेड चीज़ें, और वो वही चीज़ें हैं जो अपर क्लास भी यूज़ करती है, लोअर क्लास भी, यानी कंजम्पशन बेस्ड आइटम है। उस पर सेल्स टैक्स अगर ये लगाते हैं जो ऑलरेडी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है, डबल डिजिट बहुत ज़्यादा है, इसको कम से कम भी सिंगल डिजिट में होना चाहिए, इवन जितना कम से कम, ताकि जो आम पब्लिक है उसको तो कम से कम फ़ायदा हो। लेकिन असल में इशू यही है कि, और ये चीज़ें आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेंगी अनफॉर्चुनेटली, वरना ऐसा होता नहीं है। मेजर जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जो शेयर होता है वो इनकम टैक्स पे ही होता है। आप इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाते यहाँ पे, थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का। लेकिन सर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट, आपने कहा कि इनकम टैक्स, वो हमारे यहाँ तो जितने भी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो किए जाते हैं। टैक्स हमारे यहाँ कहा जाता है कि टैक्स का देने का मतलब आवाम का ये कि गवर्नमेंट को जो है वो दूसरे तरीके से फ़ंड देना, गवर्नमेंट के लिए फेवर, और कहते हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, पानी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है ताकि मुल्क आगे बढ़ के चल सके, मुल्क मुस्तहकम हो सके। तो गवर्नमेंट ये समझती है। आपने सिर्फ रेवेन्यू की बात करी, दीगर टैक्सेस को आप समझते हैं कि वो इलीगल है, क्या है? देखें टैक्सेस को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, खासकर सेल्स टैक्स को तो मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इसका आम आवाम पे, तो इसको रिड्यूस करना चाहिए। आप लग्जरी आइटम्स पे बढ़ा दें, उस पर बढ़ा सकते हैं, आप अपना बेस बढ़ाएं। कई ऐसे लोग हैं जो टैक्स नेट में आपके पास है ही नहीं, आप ग्रोथ तो देखें टैक्स बेस में, देखें बहुत ज़्यादा है। इवन ये कि आप जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें भी कई लोग, अभी ये जो विद होल्डिंग टैक्स क्यों लगाया उसका मेजर वही यही था, लेकिन वो उस पर भी मेरे ख्याल में शायद उसको भी किसी तरीके से डॉच किया बिजनेस कम्युनिटी ने, और उसको भी जो है उसका इम्पैक्ट मिटिगेट कर दिया उन्होंने जो है वो करके, फिर उनकी कुछ मीटिंग हुई, मामला तय पा गया, उस पर बात ही नहीं होती। फ़ाद हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात से सारा वक्त निकाल कर बिज़नेस प्लस को हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त किया। इंशाल्लाह दोबारा आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि मार्केट में जो करेक्शन हमने पिछले हफ्ते देखी
उसको काफ़ी बेहतर किया, उस पर काम किया और आज उसकी वजह से हमने मार्केट को खासा पॉजिटिव देखा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है अब मार्केट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे चलेगी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की मैंने बात करी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हटाकर, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी हम कुछ बैरियर्स नहीं देख रहे, कोई वार्निंग नहीं देख रहे और कोई ऐसा अलार्म नहीं देख रहे जिससे हमें खौफजदा होना पड़े। हेल्दी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस फ्लोर पे जारी रहे और आज तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कल क्लोजिंग है और जब तक अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।